अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे होते जा रहे हैं और अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी अब एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीका ने ईरान के जनूबी साहली इलाकों में ताज़ा हमलों की तस्दीक की है और यह दावा भी किया है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ये है कि आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाजरानी को दरपेश खतरात को खत्म किया जाए। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सरक, नार्क और चाबहार समेत मुतादिद इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमरीकी हमलों के बाद चाबहार फ्री जोन में हंगामी इकदाम शुरू भी किए गए हैं और गोदामों में मौजूद गाड़ियों को अब महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि ये हमले ईरान की जानिब से बहरी जहाजों को निशाना बनाने के अमल के रद्द अमल में किए गए हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ईरान को सख्त वार्निंग देता हूं कि अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई की तो फिर इसके नताइज इससे भी ज्यादा संगीन होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने भी खबरदार किया है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो इसे अमरीकी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उधर ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और अमरीका को दो टोक पैगाम दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ऐलान कर रहे हैं कि अब धौंस और धमकी और वादा खिलाफी हर चीज का जवाब होगा। उनका कहना था कि अगर ईरान पर हमला किया तो और हमले, उसके बाद आप महफूज नहीं रहेंगे। अब आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक किसी भी फैसले पर आपका दबाव कबूल नहीं करेंगे हम। इसी दौरान बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस आलमी मईशत पर भी खतरात आ गए। अमरीकी पाबंदियों में नरमी खत्म होने के बाद ईरान का तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल जो है वो समंदर में फंसा हुआ है। जबकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमरीकी नाकाबंदी दोबारा सख्त हो गई तो फिर ये तेल मजीद आलमी मंडियों तक नहीं पहुंचेगा और इसके असरात दुनिया भर पर होंगे। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सबसे पहले साबिक सफीर हैं हसन हबीब साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आफ्ताब मुगीरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफी हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। हसन साहब, दोनों जानिब से हालात हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब अंडर कंट्रोल रहेंगे। 60 रोज की सीज फायर की जो बात चल रही थी, जो MOU साइन हुआ था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े हालात नॉर्मलाइज ही रहेंगे। लेकिन ये जो धौंस, धमकियां और हमले और इस तरह की जबान दोनों मुल्क इस्तेमाल भी कर रहे हैं और फिर सिर्फ जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अमली तौर पर इकदाम भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा और इजराइल जिस तरह से चाह रहा था हालात उसी जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको सर? जी बिल्कुल, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जो इजराइल की कोशिशें थी या उन अरब ममालिक की कोशिशें थी जो शायद MOU से ज़्यादा खुश नहीं थे, वो आ रही हैं, बराबर हो रही हैं। बीच में जो खबरें आई हैं बड़ी अजीब कि उसमें जो ईरान के रिफाइनरी पे सबसे बड़ा हमला हुआ था सीज फायर के बाद, वो अमेरिका या इजराइल ने नहीं किया था, ईरान के पड़ोसी मुल्क यानी UAE ने किया था। तो इस पहले हम लोग समझते थे कि MOU के स्पॉइलर में इजराइल का बड़ा मेजर रोल है, लेकिन अब लगता है कि एक से ज्यादा स्पॉइलर है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि क्या वो जो 2 जहाज़ों पे हमला हुआ जिसके जवाब में अमेरिका ने अपना स्टांस हार्ड किया है, वो ईरान नहीं किया था या किसी और मुल्क ने किया था। तो ये सब देखते हुए जो स्पाइक हुआ है हालात में और जो हालात खराब हो रहे हैं, ये बड़ा तशवीशनाक इसलिए भी है कि पहली दफा हुर्मुज़ बंद होने पे लोगों मुख्तलिफ मुल्कों के पास ह्यूज स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे जो कोई 40-50 दिन तक के थे, वो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर दोबारा ये नहीं सप्लाई बहाल होती तो मेरे ख्याल में बस सूरत हाल आने वाली है। एक तरफ रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग वगैरह के लिए फ्यूल की जरूरत है, उसके चंद माह के बाद सर्दी के लिए हीटिंग के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये जल्द इस पे काबू नहीं पाया गया तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होंगे आवाम के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। आफ्ताब साहब, व्हाट डू यू थिंक? अभी जो सिचुएशन हसन हबीब साहब भी बता रहे हैं कि अब अगर ये कंट्रोल में नहीं होती है तो मसाइल फिर बढ़ सकते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि आर्मी चीफ साहब से भी बातचीत हुई है, अब आने वाले हालात थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएंगे, दोनों दोबारा से बात कर लेंगे और जिस तरह से हम हमेशा से देखते हैं कि कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लेकिन सिचुएशन अल्टीमेटली अंडर कंट्रोल हो जाती है, पाकिस्तान इंटरवीन करता है, बात करता है, ईरानियंस भी सुनते हैं और जाहिर अमेरिका भी सुनता है। तो आपको लगता है कि इशू रिजॉल्व हो जाएगा इस बार भी? देखिए जी, मैं समझता हूं कि हल यकीनन होना चाहिए और जंगों का आखिरी फैसला जो होता है वो हल की ही जानिब बढ़ते हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल निस्बतन माजी से थोड़ी चेंज यूं भी है कि जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त कतर और सऊदी अरब
हैं और जिन्होंने कोशिशें भी की कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलके जो ये जंग है इसका खात्मा भी हो सके और इस पर ज़ाब्ता भी आ सके। मगर ईरान इस वक्त तय है कि जो है अपने सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब की आज जो है जस्ते खाकी जिसकी तकसीम होनी थी उसमें मसरूफ भी था और पूरी दुनिया के कई ममालिक के लोग जो है उसमें शरीक भी हुए और प्रेसिडेंट ट्रंप का इस मौके पे ऐसा बयान आना कि अगर हम चाहते तो इस पे भी हमला कर सकते, मगर मुझे नहीं पता था कि इतने लोग इस जो है आखिरी रसूमात में शामिल हो गए। तो इस तरह के जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो बयानात हैं वो अपनी जगह पे हैं, मगर ईरान की जानिब से भी जो कि निशाना बनाया गया आपना हुर्मुज़ में उन बहरी जहाज़ों को जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी और वो दोस्त ममालिक जिनकी कोशिश थी जिसपे जो है अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई भी की है और उस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सिपाही सालार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी कोशिशें दोबारा शुरू की हैं कि किसी भी तरह जो ये दोबारा जो कशीदगी में तेजी आई है ये कम हो सके। मगर हसन हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस पे बात कर सकते हैं कि इस वक्त इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल वक्त है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में है और फिर दूसरी जानिब नेतन्याहू जो है वो सितंबर में जो है इलेक्शन में जा रहे हैं। उनके वहां पे भी हालात इंतहाई इसीलिए कशीदे हैं क्योंकि कल और परसों के जो मनाजिर हैं जो कि आपने और आप समेत पूरी आलमी मीडिया ने दिखाया कि लाखों और करोड़ों की तादाद में मजमा था और अपने जो है शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को वो रुखसत कर रहे थे। तो इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में और वेस्ट में और पूरी दुनिया में शायद जिस तरह से ईरान की अक्कासी कर वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह से पेश किया था कि शायद ईरान के अंदर अफगानिस्तान जैसे हालात हैं वहां पर जो है जबरियन जो है इस वक्त इस्लामी एक हुकूमत कायम है और जो है कि वहां पर जो शरीयती जो निज़ाम है उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की गई है। तो वो उससे बरक्स और पूरी ईरानी कौम ने मुत्तहद होकर वो जो जवाब दिया है वो बड़ा अहम है। मगर इसके साथ साथ देखा जाए कि इस तमाम चीजों को देखते हुए जो इसराइल है उनके लोग अब सवाल उठा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ अगर आप सोशल मीडिया टूल पे जाके देखेंगे कि वो वहां पे सवाल उठा रहे हैं कि जी हम बंकर में क्यों रहे हैं और नेतन्याहू के बच्चे खुद वो मियामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं और हम रोजाना की बुनियाद पर जब हमला होता है तो हम बंकरों पे छुप जाते हैं और ईरानी वो कौम है जिस पे हम हमला करते हैं, अमेरिका हमला करती है रोडों पे रास्तों पे आज भी है। तो ये थोड़ा फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात जहां पर ईरान के लिए है ही है मगर दोनों ममालिक के लिए इस वक्त जहां पे अमेरिका और इसराइल है वहां पर दोनों हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किलात है। बिल्कुल ठीक है। हसन हबीब साहब, अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन है जाहिर है और आपने इजरायलियों की बात भी सुन ली है। आफ्ताब साहब ने रिपोर्ट भी की है कि वो भी अब चाह रहे हैं कि बंकर में हम क्यों रहें। आपने सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचा दिया है, आप इस इशू को रिजॉल्व होने नहीं देना चाहते और ईरानियंस की जो ख्वाहिशात हैं, ये जो बातें हैं, मुतालबात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और वो डरते नहीं है इस बात से। वो इस चीज़ को लेकर आगे भी चल सकते हैं, उनको कोई डर खतरा नहीं है। अब इसके अंदर आपको क्या लगता है कि जो मुज़ाकरात को सबूताज करने वाली एक बड़ी फोर्स थी वो इजराइल ही था? आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो भी कहीं पर रुक सकता है और वो भी चाह सकता है कि ठीक है आप इसको कंटिन्यू कर लें, या इसी तरह से वो रोकना ही उसका मकसद है कि वो इसको रोक के रखे, नहीं होने दे, इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ने नहीं दे? देखिए, एक तो इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका अपने आप को इस रीजन से अलहदा करे या अपनी इंटरेस्ट को कम करे, जबकि सारी दुनिया में जो बातें हो रही हैं खुद अमेरिका में भी हो रही हैं कि अमेरिका को अब इस रीजन में अपना रोल चेंज करना है। बजाय इसके कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल करे, वो अडॉप्ट करे एक नया रोल सिक्योरिटी गारंटर का, कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स नया एक्सेस जो बन रहा है तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह वो हों और उसके बाद उसमें वो इजिप्ट को भी शामिल करते हैं और इसके अलावा रीजनल अलायंसेस पे सिक्योरिटी बेस करे रादर देन कि अमेरिका अपने 14 अड्डे लेके बैठा रहे। और अभी भी ईरान ने कोई 80 टारगेट्स हिट किए हैं अमेरिकन बेसिस पे। तो अमेरिकन बेसिस पे जो नुकसान हुआ उसकी तफसील तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन सब्सटेंटिव नुकसान है, डिसरप्शन एटलीस्ट हैं। लेकिन इजराइल की पूरी कोशिश होगी कि कम से कम उनके इलेक्शन तक, जब तक नेतन्याहू साहब दोबारा नहीं जीत सकते हैं, पीस ना हो, क्योंकि पीस होने की सूरत में नेतन्याहू को कोर्ट में जाना पड़ेगा इलेक्शन से पहले ही।
और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब का है कि अगर उन्होंने कोई इंप्रेशन दिया कि वो वीक हैं या वो ईरान को अनड्यू फेवर दे रहे हैं या उनकी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनका वोटर जो है 60% ये सोच रहा है कि ये जंग जरूरी थी और एनी अदर ऑप्शन जो है वो ट्रंप को फर्दर वीक करेगा। और आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, ये याद हमें रखना चाहिए, और अमेरिकन, मैंने काफी राइटर्स को सुना है वो इस बात कह रहे हैं कि अ गुड वॉर इज एटलीस्ट अ बैड ऑप्शन देन अ बैड पीस। तो अमेरिका में भी एक बड़ी लॉबी है जो मजबूर कर रही है कि आप पीस की तरफ जाएं बजाय वॉर के। और ये जो आप देख रही हैं कि कभी स्पाइक हो जाती कभी कुछ जाती, ये मुझे लगता है काफी हद तक मैनेजेबल है। ईरानी भी रिएक्शनरी हैं, अमेरिकन भी रिएक्शनरी हैं, लेकिन दोनों की इंटरेस्ट में ये है कि 14 पॉइंट MOU, जिसको आप इस्लामाबाद MOU कहते हैं, उसको आगे चलना चाहिए। हम जो मीडिएटर्स हैं, हमें अपना रोल एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो रीसेंट स्पाइक जो सबसे ज्यादा खतरनाक हुई है अब तक, उसको किसी तरह से कंट्रोल करें। तो ये हसन साहब, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है या कोई लायबिलिटी उन लोगों पर भी पड़ती है जो बात कर रहे होते हैं, जो फरीक होते हैं उस MOU के, उस मुआहिदे के, उस एग्रीमेंट के, जिस तरह से अमेरिका या ईरान ने अपेरेंटली, तो क्या कोई लायबिलिटी उनके ऊपर या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर नहीं आती? पाकिस्तान ने तो पहले भी रोल प्ले किया, आगे आने वाले टाइम में भी बात करेगा। अभी कुछ देर पहले भी बात हुई है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, फील्ड मार्शल साहब की, लेकिन उनके एंड पर क्या है? क्या कभी भी वो इतने हाई लेवल की कॉन्वर्सेशन को, मुज़ाकरात को, निगोसिएशन को इन बिटवीन इस तरह से कर सकते हैं? लाइक बमबारी शुरू हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सर? क्या ये डिप्लोमेटिक वे होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनकी मेजर जिम्मेदारी है। MOU उन्होंने साइन किया है, दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स ने साइन किया है, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। लेकिन इतने हाई स्ट्रंग सिचुएशन में जो बेलिजरेंट्स हैं वो अक्सर लॉजिक से हट जाते हैं, और जो उनके नजदीक सेनर एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली गो बिटवीन हैं या मीडिएटर्स हैं, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनको किसी तरह से दोबारा टेबल पे लाएं, फर्दर डिस्कशंस हो। देखिए, इश्यू बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप और से देखें तो जिस बात पे जंग हुई थी वो तो इश्यू ही नहीं है। ईरान ने किसी भी स्टेज पर बम बनाने का ऐलान नहीं किया, तो उसके राइट मौजूद है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आए कि साउथ अफ्रीका तक को वेपन सप्लाई किए थे, न्यूक्लियर वेपन, और 75 में जाके वो जब साउथ अफ्रीका में मामला दुरुस्त हुए तो ठीक हुआ वो। तो इजराइल जो सबसे बड़ा वायलेटर, अमेरिका तो उसकी बात नहीं करता, ना दुनिया करती है। लेकिन IAEA ने ईरान के पर कभी भी इल्जाम नहीं लगाया कि वो प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। टिल 2018 तक वो एग्रीमेंट था, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब उससे न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, JCPOA से निकले थे, और उसके बाद 1 साल तक ईरान ने इंतजार किया। अभी भी जो मटेरियल है वो डिस्पर्स्ड है, ये नहीं कि वो कहीं एक जगह है जो बम के लिए फौरी तौर पे कलेक्ट कर लें। तो और इसीलिए अमेरिका ने उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की कि वो अगर एक जगह हो तो शायद अमेरिका टेम्प्टेड होता। तो असली जो मसला है ईरान का बम, वो तो एक कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ इशू जो है जिस पे बातें नहीं हो रही हैं वो ये कि ईरान का मिसाइल एंड ड्रोन प्रोग्राम है जो इजराइल को असली खतरा है। इजराइल खुल के बोलता ही नहीं है, उनके पास खुद भी मौजूद है, बल्कि उन्होंने इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में अपने इंटरसेप्टर्स कम यूज किए, अमेरिका के ज्यादा यूज करा दिए। और इस पे भी अमेरिका में सवाल जवाब हो रहा है कि ये कैसा हमारा एलाई है जो अपने डिफेंस में हमारे वेपन्स इस्तेमाल करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा। तो ये एक मामला कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं। तो उम्मीद ये है कि एक आधे में कूल ऑफ की तरफ हम जाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आफ्ताब साहब, आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि मामलात जो हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे? क्योंकि 11 जुलाई को दूसरा दौर होना था, पाकिस्तान में होने जा रहा था, जिसमें उन्होंने टेक्निकलिटीज को डिस्कस करना था, ये टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात होने थे। अब आपको लग रहा है कि इन सब के होने के बाद, जो अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार, इसके बाद 11 जुलाई को पाकिस्तान में बैठक होने जा रही है या नहीं होने जा रही है, या पाकिस्तान को फिर नए सिरे से एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी सो दैट ये बैठ जाए और फर्दर बात कर लें? देखिए, मुझे इस वक्त नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में जो बैठक होनी है उस पर दोबारा अमेरिका एग्री होगा, क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से जो है बड़े जो कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के बयानात जो हैं वो बड़े अहम हैं। अब अगर ईरान की आज बात करें तो अब्बास अरागची की जो है आज बातचीत हुई है कतरी हम मनसब से, और उन्होंने भी एहतजाज किया कि आप
जो मुआहदा है, एमओयू है, उस पे जो है अमल करें और इस खित्ते में मजीद जो है कशीदगी को ना बढ़ाएं। फिर अमेरिका की जानिब से भी यही बयानात हमें देखने को मिलते हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि जी खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी और अगर ऐसे हमले होते रहे तो फिर दोबारा आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेंगे, फिर उसको हम ब्लॉकेज की तरफ जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के रोजाना की बुनियाद के बयानात आपके सामने हैं। मगर बारहा जो कि हसन हबीब साहब भी कह रहे हैं, उनका भी नुक्ता नजर बढ़ाया है मैं कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि किसी भी तरह जो है दोबारा यो बैठक होनी है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद ये दोबारा इसीलिए भी कोशिश करेगा क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं कहीं ना कहीं वो कामयाबी की तरफ बढ़े, क्योंकि नेतन्याहू और कुछ ममालिक जैसे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान समेत कई ऐसे मुल्क हैं जो चाह रहे हैं कि ये क्रेडिट इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को ना मिले, और उसके बावजूद पाकिस्तान ये अपनी कोशिशें बरकरार रखेगा। मगर इसके साथ साथ दोनों फरीकैन जो हैं एक दूसरे पे जो इल्जामात लगा रहे हैं कि दोनों सीज फायर की तरफ अगर दोबारा जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आएगी। मगर मैंने जो पहले भी आपसे कहा था कि ईरान इस वक्त विनिंग पोजीशन में है। ईरान के पास जो आपने हुर्मुज़ है वो न्यूक्लियर से भी खतरनाक वेपन के तौर पे उसको इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है, और उनको ये पता है कि आपने हुर्मुज़ की अहमियत क्या है और इससे जो है नताइज क्या मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उस दाने पे आके खड़े हैं, ना वो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपने देखा कि कई रियासतों में माजी में भी एहतजाज होते रहे हैं और जो है यूरोपीय ममालिक की में भी एहतजाज होते रहे, और अब जब ये सूरत हाल बनी है तो यूरोपीय ममालिक की तरफ से डिप्लोमेसी कहें कि वहां से ये बयान आना शुरू हो गया, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा जो ये हमला किया कि जी नेटो की जानिब से कि नहीं, अगर ऐसी सूरत हाल होती है, आपने हुर्मुज़ बंद होता है तो फिर इस पे कुछ सोचा जा सकता है। क्योंकि नेटो को खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कागज का शेर करार देते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेटो दोबारा अगर इसमें मुगादर करता है, कोई फैसला करता है कि नेटो भी शामिल हो, जो कि लग नहीं रहा, तो फिर मैं समझता हूं कि ईरान के लिए मसले बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा। मगर जो कि ईरान है, अब अगर जिस तरह से हसन हबीब साहब भी कह रहे हैं और कि इस्लामाबाद के उन मुज़ाकरात में तो आने के लिए तैयार होगा, अब अमेरिकन क्या दोबारा उसमें जो है आएंगे या नहीं आएंगे, उसको किस तरह से पाकिस्तान कायल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोनों तरफ से जो है बयानात जो हैं वो इंतहाई इस वक्त सख्त जुमलों का जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोबारा इनको बैठना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो एमओयू साइन हुआ था उसके अंदर इजरायली ये समझ रहे थे कि इसमें ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी ईरान का हुआ है और एक तरह से फतह भी ईरान की हुई है। ये उनका एक ख़ास किस्म का नैरेटिव था। और अब जब वो बात कर रहे थे इस बारे में, जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी खासा सख्त जवाब दिया था। खुद जेडी वेंस ने भी बोला था कि काफ़ी खरी खरी सुनाई गई हैं, कुछ तज्जिया निगार ये लिख भी रहे थे इस हवाले से। तो अब क्या उनको कुछ जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान के साथ पूरी दुनिया, यूरोपीय ममालिक, आपने देखा कि कई ममालिक ने अपनी फिजाई हुदूद देने से इनकार कर दिया। इवन के सऊदी अरब से लेकर कतर से लेकर कई ममालिक ने जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात को सुना भी, और ईरानियों के इन मामलात पे जो है यूरोपीय यूनियन जो है काफी हद तक जो है न्यूट्रल रही। मगर जो कल की सूरत हाल और परसों की सूरत हाल के बाद जो अब सूरत हाल जो डिफरेंट नजर आ रही है, वो अब ईरान के अगेंस्ट मुझे नजर इसीलिए भी आ रही है कि ईरान जो वेपन के तौर पे जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तो अब यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक, और जिस तरह से आपने भी कहा कि कई ऐसे तजिया निगार, कई ऐसे अखबारात और कई ऐसे चैनल जो हैं जो कल तक जो है ईरान के हक में बात कर रहे थे, मगर अब वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जब बातचीत हो गई और 10 नुकात के जो 5 जो नुक्ता है वो बड़ा अहम है कि आपने हुर्मुज़ में किस तरह से आमद और रफ्त होगी और किस तरह से लोगों को जो है आने और जाने की इजाजत होगी, तो उस पर अमल दरामद करते हुए जो है बाज़रान इन्क़लाब और दीगर जो कह सकते हैं कि जो फरीक हैं उन तमाम के तमाम लोगों को बैठना पड़ेगा और फैसले का जो है एहतराम करना पड़ेगा। मगर अब जो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में जो हमें देखने को आ रहा है कि वो सरासर वो ईरान की जानिब से पहल नजर आ रही है कि ईरान ने उनको दोबारा हमले करके और उकसाने की कोशिश की गई है, जो कि आम तासुर यूरोपीय ममालिक में दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ
कि इससे जो है ईरान की सालिसी को, ईरान के सपोर्ट को काफी नुकसान जो है पहुंचेगा। हसन साहब, आप भी ऐसा सोचते हैं कि चीजें अच्छी चल रही थी, स्ट्रीमलाइन चल रही थी और उनके हक में हो रही थी सारी की सारी बातें, ये बातें सब लोग मान भी रहे थे, अग्री कर रहे थे इससे, तो अब जो आप नए हुर्मुज़ को एज ए टूल वो यूज कर रहे हैं और अब जो कह रहे हैं कि हम इस पर कोई अमरीकी दबाव कबूल नहीं करेंगे, तो इससे आपको लगता है कि चीजें खराब हो सकती हैं? जो एग्रीमेंट, जो चीजें ये मनवा सकते थे पहले प्रीवियसली जो बातचीत हुई थी, और आगे अगर उसी तसलसल से गुफ्तगू बढ़ रही होती, 11 को भी बैठते तो ज्यादा अच्छा होता उनके लिए। बिल्कुल, देखिए अपना हुर्मुज़ जो है वो ईरान के हाथ में एक बहुत पोटेंट हथियार आ गया है, लेकिन पोटेंट हथियार को भी आपको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए थी कि इसको लेटेंट और इमीडिएट के तौर पे यूज नहीं करते। अपना हुर्मुज़ में 3 मैसेज हैं, एक ईरान के करीब से गुजरता है, दूसरा ओमान के करीब से गुजरता है और सेंटर वाला इंटरनेशनल समझा जाता है। तो ये 33 किलोमीटर की बेल्ट में ये 3 जोन्स हैं। ईरान की ख्वाहिश है कि जो भी जहाज आए वो सेंटर या उनके पास से गुजरे और उनको इन्फॉर्म करे कि वो क्या कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ईरान अपनी मोनोपोली चाहता है। ओमान को भी उन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। ईरान की जो ख्वाहिश है कि वो उस पर कोई टोल कलेक्ट कर ले, वो यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज के बिल्कुल खिलाफ है। एक इंटरनेशनल बॉडी, अगर आर्टिफिशियल लेक होती या कैनाल होती तो हो सकता था। तो अब ईरान को थोड़ा सा अमल शो करने की जरूरत है। इन परसों के वाकयात ने, मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ईरान के खिलाफ नैरेटिव को जन्म देना शुरू किया जो ईरान के लिए ठीक नहीं है। एक हफ्ता पहले सारी दुनिया ईरान के साथ थी, 100 डेलीगेट्स आए थे और बड़ा प्रो ईरान इम्प्रेशन था। जो लोग आए थे वो बहुत खुल के ईरान के फेवर में, लोगों के पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। तो वैसे मैं शुरू से, अगर मुगेरी साहब को भी याद होगा, इनके साथ भी हमने प्रोग्राम किए, असल प्रॉब्लम यह है कि जो हेस्टली अमेरिका ने साइन किया 14 पॉइंट MOU, इसकी लैंग्वेज में बहुत स्पेस है एक्सप्लॉयटेशन की। लैंग्वेज ये कहती है हुर्मुज़ पे कि उस पे होगी फ्री एक्सेस है, बट ईरान समझता है कि वो जो भी जहाज गुजरे वो उसको बताए। तो अब उसमें अगर अच्छी लैंग्वेज होती तो इस तरह का इंटरफेरेंस या कोई ऐसी चीज होती। मुसीबत ये, जिस टीम ने नेगोशिएट किया अमेरिका की तरफ से, उसका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस और पोस्चर ही नहीं था। JD वैंस साहब भी नहीं है, कुशनर भी नहीं है और विटकॉफ भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी गलती हो रही। तो अगर अब टेक्निकल राउंड्स हों तो ये सब एम्बिग्विटीज निकल सकती हैं, उसमें न्यूक्लियर पे भी और ये जो हुर्मुज़ पे भी। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग सब मिलकर कोशिश करें और दोबारा दोनों पार्टीज को, मुश्किल काम है लेकिन दोबारा दोनों पार्टीज को लाएं टेबल के ऊपर। अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका को सूट करता है 24 पॉइंट MOU, ईरान को भी सूट करता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि दोनों इस वक्त स्ट्रॉन्गर पोजीशन के साथ आना चाहते हैं। तो अगर कोई भी वाकया होता है तो रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है और फिर काउंटर रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग आता है। मिसाइल भी ईरान ने बहुत सारे फायर किए, ड्रोन्स भी फायर किए, लेकिन ईरान को जरूरत इस बात की है कि जो उसका फ्रोजन एसेट है वो जल्द से जल्द उसको मिले। उसको बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सैंक्शन उठाए। एग्जैक्टली हसन हबीब साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आप नए हुर्मुज़ को अभी अगर करंटली वो यूज कर रहे हैं, आपने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में भी यूज किया जा सकता था, तो आफ्ताब साहब की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूंगी कि आपको लगता है कि बाकी जितने भी पॉइंट्स थे, अगर हम मुंजमद असासों की बात कर रहे हैं, यूरेनियम मफजूदगी के ऊपर इनके साथ बातचीत हो रही थी, फर्दर लैंड के मामला थे, लेबनान का इशू था, बहुत सारी चीजें थी जो डिस्कशन में थी, तो ऐसे टाइम के अंदर इस चीज को छेड़ना जरूरी था? आपको लगता है कि ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन उनका मुतालबा था अब नए हुर्मुज़ वाला कि वहां पर टोल होना चाहिए? क्योंकि अमेरिका, ट्रंप तो बहुत पहले से ये कह चुका है, जब ये जंग शायद स्टार्ट हुई थी, कि इसके ऊपर आपकी जो अजारादारी है वो हमें खत्म करनी है, किसी का कंट्रोल हमें इसके ऊपर नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे वक्त में इसको छेड़ने का क्या फायदा था? आपको लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो अभी इन्होंने टच की है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान के अंदर भी, और हसन हबीब साहब और हमने कई प्रोग्रामों में ये डिस्कस किया है कि ईरान के कह सकते हैं कि जो डेलीगेशन में लोग थे वो एक मंजे हुए लोग थे और उनका एक खासा तजुर्बा है, और ईरानी की जो है तारीख है, वो जब भी मुज़ाकराती टेबल पे बैठते हैं तो वो सबसे ज्यादा
कुछ ना कुछ हासिल करके उठते हैं और उनको एक तजुर्बा ही होता है। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं इस वक़्त ईरान की ही सफ़ों से कुछ गलतियाँ कहें या कुछ इस तरह से कहें कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि अब ये जो फ़ैसला हम करने जा रहे हैं इसके नुकसानात क्या होंगे। जबकि ओमान ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम दोनों ममालिक जो हैं ईरान और ओमान यहाँ से किसी से टूल-वसूल नहीं करेगा। ठीक। मगर यहाँ पर ये भी तय हुआ था कि कहीं न कहीं अमेरिका और जो है यूएई और कई ममालिक के जो इस तरह से कह रहे थे कि ये फ्री ज़ोन होना चाहिए और जिसको कह सकते हैं कि आबरा हुर्मुज़ में जितनी भी जहाज़ आ जा रहे हैं, उनको नहीं रोका जाए और ये तभी इस जंगबंदी का अहम शर्त था। और उसके बाद ये भी देखने में आया कि ईरान की जानिब से जो कहा गया था कि जो भी जहाज़ गुज़रेगा, वो 24 से 48 घंटे पहले जो है ईरानी हुकाम को बताएगा कि क्या कुछ लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जो कि हमारा हक है और बताना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो नुक्ता था वो बड़ा अहम था। मगर इसके हटके भी अब जो मामला जो बिगड़ा है वो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ईरान के यहाँ देखें कि वहाँ पे हसन हफीज़ साहब रहे भी हैं, वहाँ पे मज़हबी क़यादत, अस्करी क़यादत और जमहूरी क़यादत जिसको पार्लियामेंट कहें, ये तीनों जो हैं अलग-अलग हैं और उनको एक पेज पे फैसला करके बताने वाले जो होते हैं, वही बताते हैं कि करना क्या है। मगर इस वक़्त जो जंगी सूरत-ए-हाल है, आप देखिए ना आज और कल 90 से ज़्यादा जो है हमले हुए हैं जो अमेरिका की जानिब से हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जवाबी हमले फिर जो है ईरान ने भी किए हैं। एक तरफ जो है ईरान शोक पे है और दूसरी जानिब जो है ईरान के ऊपर जो है पाबंदियाँ उठी और हम बहैसियत पाकिस्तानी तमाम मुख्तलिफ जो लोग इस मुल्क में बसते हैं और पूरी दुनिया में, तो वो तो हम तो दुआ गो थे कि कहीं न कहीं ईरान जो है तरक्कियों की तरफ आगे बढ़े और उनके ऊपर पाबंदियाँ उठें और वो जो है इस खित्ते में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन के सामने आए और ये इसमें हमारी भी खुशी थी और पूरे जो है पाकिस्तानियों की जहाँ-जहाँ बसते तो ये थी। पर उसके बावजूद ईरान को अब हर कदम जो है सोच समझ के रखना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान के जो अच्छे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी की। हसन हफीज़ साहब भी यकीनन इस पे बात करेंगे कि तुर्किया ने जो किरदार अदा किया, कल तक हम तो 12 प्रोग्रामों में ज़िक्र करते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप जब वहाँ पे गए, तो फिर जो है रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, जो कोशिशें थी, वो बड़ी अहम थी। जबकि वो नेटो का खुद हिस्सा है और प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कहने पे मजबूर हुए कि मुझे खौफ था कि इसराइल पर जो है कहीं तुर्किया जो है हमला ना कर दे। तो जब ऐसी सूरत-ए-हाल जितने अच्छे दोस्त ममालिक पूरी दुनिया जो कि इस वक़्त इकोनॉमी की जंग लड़ रही है, आज अगर आप और हम देखें कि पेट्रोल क्राइसिस जो है, उनकी प्राइसेस जो है, वो दुनिया में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इवन कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर भी जो है प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ इस जंग का, वो तो यकीनी तौर पर जो है एशियन ममालिक जो हैं, गरीब ममालिक जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कई ममालिक हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस जंग से नुकसान पहुँचा। मगर उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, अब कहीं न कहीं फैसले की घड़ी में जो है फैसला जो है ईरानियों ने करना है, ईरान की हुकूमत ने करना है कि वो जो नुकात हैं, उन पे वो अमल करते हुए वो आगे बढ़ें और जो है दोबारा जो है इस जंगबंदी की तरफ जाएँ। ठीक, लेकिन हसन साहब ये कितना मुश्किल होगा? क्योंकि अब पासदारान इनकलाब ये कह रहा है कि अब अगर हमला होता है तो फिर हम अमरीकी अड्डों को नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे, यहाँ पर बैठ के हम इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह के संगीन किस्म की बातें। और फिर पाकिस्तान इसके अंदर आप नए हुर्मुज़ की बात दोबारा से करे और दोबारा से उनको बोले कि भाई इसके कंट्रोल के ऊपर आपको थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा कंट्रोल, सो दैट हम फर्दर जो आपके नकात हैं उनके ऊपर बात कर सकें। पाकिस्तान का कितना बड़ा इम्तहान होगा, टेस्ट होगा। आपको लग रहा है कि ये कर लेगा पाकिस्तान? सर, बात हो जाएगी इस मौजू के ऊपर ईरानियन से, क्योंकि वो बहुत सख्त किस्म का स्टैंड रखते हैं, आपको पता है। देखिए, ईरान की जो सक्सेस थी 60 डेज वॉर में, वही अब उसके टेस्ट पर आ गई है। उन्होंने अपनी कमांड को 36 उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और सेक्टर कमांडर्स या फील्ड कमांडर्स के हाथ में कमांड दे दी थी। तो वॉर में तो इसने एम्बिग्युइटी क्रिएट
की और जो थे सब कमांड्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब वही सब कमांड्स में देखिए सर, सारी जो लीडरशिप थी वो तो जनाजे में मसरूफ थी। 6 दिन की मॉर्निंग थी, रात भी ले गए, वापस आए, आज किसी वक्त तदफीन होनी थी उनकी कंप्लीशन का, मैंने चेक नहीं किया। तो इस वक्त पे टेक्निकली उनको ईरान को वापस लाना को मुझे लगता है पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि हमें ईरान को सिर्फ ये कहना है कि आपने इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना, और इंटरनेशनल लॉ इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता कि कोई अगर जहाज है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में, वो अगर आपसे दूर चैनल से जा रहा है, और कभी भी ये वॉर टाइम में तो होता है, लेकिन अब वो क्योंकि सुलह हो गई है तो वॉर टाइम सिचुएशन नहीं। तो ईरान को भी चाहिए कि ये जो कंप्लायंस वाली उन्होंने एक शर्त डाली है उसको उस वक्त तक अप्लाई नहीं करें जब तक अमेरिका से उनके मामला सेटल नहीं हो जाते, और कहीं निगोशिएशन में वो मिलके तय करें कि भाई गल्फ कंट्रीज मिलके इसको मैनेज करेंगी। एक और इशू है जो किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और वो माइंस हैं, जो एंटी शिप माइंस हैं, जो ईरान ने वॉर टाइम में कहीं चाहिए। ईरान का कहना है कि हम सेफ्टी की वजह से चाहते हैं कि आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने दें। तो दूसरी तरफ जब वो हिट करेंगे किसी भी मुल्क के जहाज को, चाहे वो सिंगापुरियन हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतरी हो, जो हिट हुए हैं रिसेंटली, उससे बाहर हमें ईरान को समझाना है कि आप अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया और कोई भी आपके खिलाफ केस होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कहीं और, तो ईरान के लिए बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ईरान के बारे में ओपिनियन दुनिया में इम्प्रूव हो रहा है, और अगर कोई भी रैश एक्शन होता है तो इसमें पूरे चांस हैं कि ईरान का इमेज खराब हो जाएगा। ऑलरेडी आपने देखे नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो ट्रंप के विजिट से पहले तक ईरान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने तायीद की कि अमेरिका के अटैक्स बिल्कुल लीगल और ये होना चाहिए और ईरान को। तो ये सब चीजें देखते हुए ईरान को इस वक्त थोड़े से रिस्ट्रिक्ट का मुजाहरा करने चाहिए। हालात उनके फेवर में है, एमओयू लार्जली उनके फेवर में, अमेरिकन फेवर में नहीं है। तो अगर वो इस एमओयू को आगे लेके चलते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म फायदा होगा। सैंक्शन उठेंगे, उनके असेट्स डीफ्रीज हो रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, साबिक डिप्लोमेट। आफ्ताब मोवेरी साहब सीनियर सहाफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे अहम मौजू के ऊपर, क्योंकि अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो फिर मईशत के ऊपर बहुत ही सख्त खतरात हैं, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आपको पता है कि पहले से फ्यूल प्राइसेस के ऊपर बहुत सफ़र कर रहा है, और अमरीकी पाबंदियों में जैसे नरमी हुई थी तो फिर थोड़ी बेहतरी की तरफ आ रही थी। लेकिन अगर दोबारा से ये नाकाबंदी शुरू होती है, बमबारी शुरू होती है, तो फिर दोबारा से आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ेंगी, और फिर ये असरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया पर होंगे, आलमी तिजारत पर होंगे, महंगाई पर होंगे, जो स्पेशली पाकिस्तान तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स भी इसके अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली इस इशू के ऊपर भी पाकिस्तान उनको कायल कर पाए, समझा पाए, जिस तरह से हसन हबीब साहब फरमा रहे थे कि आप उनको ये बता सकते हैं कि इंटरनेशनल रूल्स का, इंटरनेशनल लॉज के मसले हैं, तो आप इसके ऊपर इस चीज़ को अभी नहीं छेड़ें, इस पर बात नहीं करें, और फर्दर जो आपकी टॉक्स चल रही हैं, टेक्निकल निगोसिएशन जो चल रही है, आप उसको फॉरवर्ड आगे लेकर चले, और उसके बाद कहीं आगे जाकर आप आबना हुर्मुज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।